नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से पीईटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए 50 दिनों का एक फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की फ्री वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं। और फ्री वीडियो क्लासेस के साथ साथ में जो भी क्लास के नोट्स रहेंगे या जिस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे उसके जो भी क्लास नोट्स होंगे, जो भी उसके हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी हैं और कल मैंने पॉलिटी की पहली क्लास ली थी, आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में हम यही दोनों सब्जेक्ट्स लेकर के चलेंगे। जल्दी से इनको समाप्त करने के बाद में फिर नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट बचेंगे अपनी उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपके सिलेबस में दे ही रखा है, जो सबसे पहला चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में आज हम बात करने। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ताम्र युगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इतने अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जब किसी चीज़ के इतने सारे नाम हैं तो जाहिर सी बात है कि इन सभी का मतलब भी कुछ न कुछ रहा होगा। इनके आधार पर ही इस सभ्यता का नाम अलग अलग रूप से निर्धारित किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जब ये सभ्यता अस्तित्व में आई तो सर्वप्रथम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही जाना जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको क्यों जाना जाता था, इसके पीछे एक सामान्य सा कारण है। वो ये है कि जो प्रारंभ में स्थल खोजे गए थे इस पूरी सभ्यता के, इस पूरी सिविलाइजेशन के, उनमें ज़्यादातर जो स्थान थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए थे। तो इसी वजह से इस नदी के आसपास जो क्षेत्र पाए गए थे तो इसी बेस पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया था। अब जैसे नगरीय सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, तो नगरीय सभ्यता के बारे में भी ये देख सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी या हड़प्पा सभ्यता थी, ये इसमें जो नगर नियोजन की प्रक्रिया थी या जो कह सकते हैं कि जो कॉलोनियाँ पाई गई हैं, जो बस्तियाँ पाई गई हैं इस पूरी सभ्यता में, और जो घर पाए गए हैं वो पक्की ईंटों के बने होते थे, बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज्ड होते थे। ठीक है, जिस तरीके से एक शहरी कॉलोनी होती है, शहरों में जिस तरीके से गलियां होती हैं, घरों की डिजाइन्स होती हैं, इस तरह से जो पानी का निकास होता है, ठीक है, तो पूरा एक तरह से जिस प्रकार से शहरों में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसी वजह से इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। इससे पहले यानी कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है और इससे पहले इस प्रकार की कोई भी नगरीय सभ्यता अस्तित्व में नहीं देखी जाती है। सबसे पहले ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो संभवतः कैसे थे, शहरी लोग थे। तो इस वजह से इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता की बात करें तो क्योंकि ये दोनों शब्द जो हैं इनमें आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, तांबा यानी ताम्र और कांसा यानी कांस्य। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य धातु और तांबा धातु का प्रयोग करते थे। यहाँ से इन चीज़ों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से इन चीज़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा और तांबा धातु का प्रयोग करना जानते थे और इसी बेस पर इनका नामकरण क्या किया गया, कांस्य युगीन सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता, इस बेस को जाना जाता है। इस सभ्यता से जुड़ा हुआ एक प्रमुख प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था, तो यहाँ पर आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें कहीं पर भी लोहे के प्रमाण कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, लोहे के प्रमाण या लोहे के ज्ञान के बारे में किसी भी अवशेष से कुछ भी पता नहीं चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। यहाँ पर कांसा और तांबा धातु प्रयोग की जाती थी, तो इसके बारे में यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसका नामकरण क्यों हुआ, इसको क्यों कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। जनरली अगर एक फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और बताता चल रहा हूं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता चलूँगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें। ये जो चीज़ें हैं ये तो चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, आप यहाँ से संभवतः नोट भी कर लेंगे, इसको नोट नहीं करेंगे तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे चीज़ों को एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ और कोई चीज़ नई मैं आपको बताता हूँ तो आप उसको नोट डाउन करते चलें। तो हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में बाद में आएंगे, पहले ये देखते हैं कि इसका जो नाम था हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा क्यों? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस पूरी सभ्यता की जब रिसर्च की गई थी, इस पूरी सभ्यता के स्थलों को जब खोजा जा रहा था, वो तो इस क्रम में सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पूरी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, तो वो हड़प्पा है। हड़प्पा की खोदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के कह सकते हैं निदेशक थे, डायरेक्टर थे। 1920 में इनको पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया गया था और इन्हीं के आदेश पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खोदाई हुई थी। सबसे पहले यही नगर अस्तित्व में आया था और इसी स्थल के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नामकरण क्या कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जो हड़प्पा नाम अस्तित्व में आता है, मतलब इस पूरी सभ्यता, हड़प्पा स्थल तो खोज लिया गया था, लेकिन इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता जो पड़ता है वो याद रखेंगे, ये पॉइंट है 1947 के बाद में इस सभ्यता का नामकरण, जैसे इतिहासकार थे या पुरातत्वविद जो होते हैं, उन सभी के सुझावों के आधार पर, उन सभी के मतों के आधार पर इस सभ्यता का नाम आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद में हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इतने सारे नाम हैं, इन सभी के अलग अलग मतलब हैं, इनके बारे में हम जाना। अब इसके बाद में देखते हैं कि इस पूरी सभ्यता का जो कालक्रम था, इसका जो टाइम पीरियड था, ये कब से कब तक या कितने समय से लेकर के कितने समय के बीच में अस्तित्व में रही थी। तो कालक्रम की बात करें तो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक यह अस्तित्व में रही थी। इसका जो कह सकते हैं कालखंड है, इसका जो कालक्रम है वो 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जा सकता है। अब चूंकि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये आशा कर सकता हूँ आपसे कि आपको इन चीज़ों में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ईस्वी पूर्व क्या होता है या फिर ईस्वी क्या होता है। ये चीज़ें तो आपको पता होंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने देखा है कि जैसे आप देखेंगे कि 2350 से लेकर के ये 1750 तक रही। अब आप देखेंगे ये नंबर जो है ज़्यादा है, ये कम है, तो इस तरीके से कम क्यों हुआ? क्योंकि ये समय जो है ये बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के, जब भी हम जैसे समय का निर्धारण करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम बिफोर क्राइस्ट या फिर ईस्वी पूर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य तक यानी लगभग 600 वर्षों तक जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अस्तित्व में रही थी। अब इसके विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं कि विस्तार से संबंधित प्रश्न किस तरीके से आ सकता है आपसे, कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जा सकता है कि चारों तरफ ये सभ्यता फैली हुई थी, तो सबसे इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट था, सबसे उत्तरी क्षेत्र या हम कह सकते हैं सबसे उत्तरी स्थल, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर में ये कहाँ तक फैली हुई थी, दक्षिण में ये कहाँ तक फैली हुई थी, सबसे इसका वेस्टर्न पॉइंट या पश्चिमी पॉइंट क्या था, या इसका सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस एक डायग्राम हल्का सा है, इसके आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपको दिशाओं का ज्ञान होगा ही, इधर साइड में ईस्ट होता है यानी पूर्व, इस साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो इसका जो सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के आसपास का यह क्षेत्र है, ये इसका सबसे पूर्वी स्थल है। पश्चिमी स्थल की बात करें तो वेस्ट में ये कहाँ तक फैली हुई है, सुतकांग गेडोर एक स्थान है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान यानी पाकिस्तान क्षेत्र में जो बलूचिस्तान पड़ता है, बलूचिस्तान में यह सुतकांग गेडोर स्थान पड़ता है। और नदी का अगर बात करें तो दास्क नदी के आसपास का यह क्षेत्र है। सबसे उत्तरी पॉइंट की इसकी बात करें तो मांडा है। मांडा कहाँ पड़ता है आपका JNK में यानी जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर जो नदी का क्षेत्र है वो चिनाब नदी है। अब नीचे साउदर्न पॉइंट की बात करें तो दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के आसपास का यह क्षेत्र है। अगर इस कालखंड के हिसाब से बात की जाए तो नर्मदा नदी को इस समय पर प्रवरा नदी के नाम से भी जाना जा सकता था। ठीक है, तो ये इसके पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी पॉइंट हो गए। अब एक और प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना था। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी टोटल विस्तार की बात करें तो नॉर्दर्न से लेकर के साउथर्न जो फील्ड था इसका, उत्तर से लेकर दक्षिण, ये लगभग 1400 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई थी। और पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में इसके स्थल जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से और आ सकता है, नोट कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं, अगर उन सभी को पॉइंट आउट किया जाए तो किस तरीके का आकार बनता है, या जनरली आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है, याद रखेंगे आप। ठीक है,
त्रिभुजाकार आकार है इसका, वैसे ही नोट कर सकते हैं। इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर फॉर्म में ये फैली हुई है। वैसे हम जैसे कि पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तभी इसको पढ़ें। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, इवन आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह जो सेशन है या जो क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हालांकि बड़े कह सकते हैं स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार भी जब पैट का एग्ज़ाम हुआ था, आपने देखा था। इसके अलावा जैसे आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को, हालांकि ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से, जैसे आपके पीईटी एग्ज़ाम है, पीईटी एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ भी हो सकता है। पैट एग्ज़ाम के हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि अगर इसमें से हम चीज़ों को निकालेंगे और केवल फैक्ट देंगे तो पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें लिंक नहीं हो पाएंगी। और जब तक चीज़ें हिस्ट्री में लिंक नहीं होती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, तब तक हिस्ट्री को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ। बाकी जैसा कि आपसे कहा है 50 दिन में ये पूरा सिलेबस जो है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसका उत्तर से लेकर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लेकर के विस्तार जो है इसका 1600 किलोमीटर। एक और पॉइंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो कह सकते हैं मुख्य क्षेत्र था वो पंजाब और सिंध प्रांत क्षेत्र था पाकिस्तान का, जहाँ पर भी जैसे हड़प्पा के जो तो प्रमुख शहर थे सबसे पहले जो खोजे गए थे 1921 में आपका हड़प्पा और 1922 में आपका मोहनजोदारो, ठीक है, या मोहनजोदड़ो। तो दोनों स्थल जो खोजे गए थे स्टार्टिंग के स्थल हैं और दोनों की अवस्थिति ही कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध, पाकिस्तान के क्षेत्र में है, सिंध प्रांत के आसपास इनकी अवस्थिति है। तो जो इसका जो मुख्य क्षेत्र माना जाता है वो पाकिस्तान का एरिया माना जाता है, सिंध और पंजाब प्रांत जो है उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जैसे तब से लेकर के अब तक जो रिसर्च चली या जब तक तब से लेकर के अब तक जो भी खुदाई वगैरह इसकी चली, उसमें सर्वाधिक स्थान हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक कह सकते हैं साइट्स हैं हड़प्पा सभ्यता की, सबसे जो प्रमुख स्थल हैं, सबसे ज़्यादा स्थल हैं, वो कहाँ पर पाए गए हैं, तो वो आपके गुजरात में पाए गए हैं। आप पॉइंट याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा स्थल इस पूरी सभ्यता के कहाँ पर इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है, तो वो गुजरात में दर्ज की गई है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता की एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के होने का सबसे पहला अनुमान या सबसे पहला क्लू किसने दिया था, तो वो दिया था चार्ल्स मैसन ने, ठीक है, चार्ल्स मैसन, ठीक है। वैसे जगह नहीं है यहाँ पे, वैसे मैं बोलता चल रहा हूँ तो आप चीज़ों को लिखते चलें। सबसे पहला क्लू या हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के होने का सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था, तो वो चार्ल्स मैसन ने 1826 में लगाया था, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी और वैसे बहुत सारी किताबों में अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। लेकिन तब से लेकर के अब तक जैसे एनसीईआरटीज़ वगैरह में भी देखते हैं या कोई भी जैसे आप जीके की बुक लेंगे तो उसमें लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया दिखाया जाता है। लेकिन तब से लेकर के अब तक बहुत सारे और भी स्थल खोजे जा चुके हैं, तो अब ऐसा माना जाता है कि इसका जो एरिया है, टोटल एरिया लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास पहुंच गया है। तो हम बात कर रहे थे कि इसका अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, क्योंकि बड़े एरिया में ये सभ्यता जो सिविलाइजेशन थी ये फैली हुई थी। तो चार्ल्स मेसन ने देखा कहीं कहीं पर टीले टाइप के बने हुए हैं। उन टीलों का जब उसने सर्वेक्षण किया, उनका थोड़ा बहुत निरीक्षण किया, तो उसने ये फील किया कि इन टीलों के नीचे कोई ना कोई रहस्यमय चीज़ हो सकती है या कोई नगर बसा हुआ हो सकता है। तो ये इसके बारे में इतना ही कहा जाता है कि सबसे पहले इसने एक एक्सपेक्टेशन की थी, सबसे पहले एक अनुमान लगाया था। इसके बाद में क्या होता है, 1856 में अमृतसर से लाहौर के बीच में, 1856 में याद कीजिएगा, ये हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नहीं है, लेकिन चीज़ों को जैसा कि मैंने कहा हिस्ट्री को लिंक जब तक नहीं करते एक दूसरे से तब तक मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो 1856 में क्या हो रहा था कि अमृतसर से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। 1856 में अमृतसर से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आपने सुना होगा, ए कनिंघम जिसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1856 में, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था या किसके नेतृत्व में वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ये दो इंजीनियर थे।
ये जो है रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, या कह सकते हैं कि इनके मार्गदर्शन में वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इन्होंने जिस स्थान से, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपने देखा है कि पंजाब और सिंध प्रांत के आसपास के इनकी अवस्थिति है, तो वहाँ पर क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्योंकि नगरीय सभ्यता इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे, पक्की ईंटों के मकान वहाँ पर थे। तो वहाँ पर जब खुदाई हुई, क्योंकि रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था, तो खुदाई वगैरह इधर उधर हुई, तो वहाँ बहुत सारी ईंटें निकली, पक्की ईंटें निकली। उन पक्की ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने क्या किया, उस रेलवे लाइन को बनाने में किया, और खुदाई हुई तो वहाँ पर बहुत सारी ईंटें निकलती गई। तो जब इसका सर्वेक्षण किया गया, सर्वेक्षण करवाया गया, तो वहाँ पर यह अनुमान लगाया गया कि इसके नीचे कोई ना कोई एक बहुत ही बड़ा नगर अस्तित्व में हो सकता है, कोई ना कोई बहुत बड़ा यहाँ पे शहर हो सकता है। फिर क्या किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रयास किया थोड़ा सा, जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन से क्या किया, इसने थोड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा कीजिए कि एक जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना करी जाए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाए। तो इसके प्रयासों से, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। किसके प्रयासों से, अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से। लॉर्ड कर्जन कोलकाता में इस डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करता है, स्थापना करता है। और चूंकि इस पुरातत्व विभाग की स्थापना करने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो अलेक्जेंडर कनिंघम का था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को ही इसका पहला डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है, इसका पहला निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया जाता है। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत बेहतरी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका पहला डायरेक्टर जनरल बनता है। इसके बाद में चीज़ें चलती रहती हैं, खोजबीन होती रहती है, रिसर्च होती रहती है। उसके काफ़ी टाइम बाद 1920 में जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल को क्या बनाया जाता है, इस पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, 1920 में जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, जॉन मार्शल थे। 1921 में जॉन मार्शल के कहने पर या जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी को ये जिम्मेदारी मिली कि आप इस स्थान की खुदाई करवाएं। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा स्थल के बारे में बात कर रहे थे। तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिली। तो यहाँ पर जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही जब वीडियो हम बात कर रहे थे क्लास के बारे में, तो सबसे पहले ही मैंने बताया था कि इस पूरी सभ्यता में जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था। इस हड़प्पा स्थान की खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व पर इसकी खुदाई हुई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व पर। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया और इसी हड़प्पा स्थान के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। अब यहाँ ये जो बेसिक जानकारी थी आपको एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो आपको पता चल गई। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उनको आप पॉइंट जैसे नोटबुक वगैरह हो या आपकी जो भी कॉपी हो उसमें नोट्स ज़रूर करते चलें। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख नगरों की। अब आपके एग्जाम में जो सर्वाधिक प्रश्न आते हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, अगर इस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनता है तो जनरली प्रश्न कहाँ से बनते हैं, प्रश्न बनता है कि किस स्थान से या सभ्यता के किस स्थान से या किस नगर से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है, कौन सी चीज़ किस स्थान से प्राप्त हुई, इस तरीके से प्रश्न यहाँ से फॉर्म होते रहते हैं। तो हड़प्पा पहले सबसे पहले नगर का हम नाम करेंगे हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा की अवस्थिति देखें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में, मांटगोमरी ज़िला जो कि उस टाइम पर इसका नाम था, वर्तमान में इसे साहिवाल के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी ज़िले के रावी नदी के तट पर ये जो है नगर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है ये भी आप याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर स्थित है। खोज इसकी करी थी जैसा कि हम बता चुके हैं 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और इस हड़प्पा नगर को सिंधु सभ्यता का तोरण नगर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हड़प्पा नामक स्थान से कौन कौन से प्रमुख अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसको इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने एक नाम दिया R37। तो आपसे पूछा जा सकता है R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखें, बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेकिन स्पेशली मैं जिस फैक्ट को पॉइंट आउट करता चलूँ कि ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो आप उसका अर्थ ये निकालें कि मैं पीटी एग्ज़ाम के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कब्रिस्तान मिला जिसका नामकरण किया गया R37। इसके अलावा हड़प्पा से गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। जैसे यहाँ पर जो
नगर व्यवस्था थी या जो कमरे वगैरह मिले हैं, तो कमरों पर जैसे जो फर्श होता है नीचे, तो फर्श में क्या हो जाती हैं, छोटी छोटी दरारें हो जाती हैं और उन दरारों में गेहूं और जौ के दाने यहाँ पर पाए गए हैं। गेहूं और जौ के दाने यहाँ पर पाए गए हैं, तो इससे स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ मिश्रित फसल भी जो है की जाती रही होगी। इसके अलावा यहाँ स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह आप सभी जानते होंगे, हमारे जो कह सकते हैं धर्म में काफ़ी टाइम यूज़ किया जाता है, ये स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो स्वास्तिक चिन्ह होने के प्रमाण भी हड़प्पा से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोहरें मिली हैं, मोहरें मतलब जो भी मुद्रा मिली है यहाँ की, उस मुद्रा पर क्या है, एक श्रृंगी पशु का अंकन है। एक श्रृंगी पशु का मतलब है एक सींग वाला जानवर, ठीक है, एक सींग वाले जानवर का अंकन यहाँ पर किया गया है। एक बर्तन मिला है जिस पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो चित्रकारी में भी बिलीव करते थे। इसके अलावा मनुष्य और बकरे का संयुक्त रूप से एक साथ एक जगह पर दफनाया हुआ कंकाल मिला है, ठीक है, तो यहाँ से जानवर और कह सकते हैं मनुष्य को एक साथ दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। कांसा गलाने का पात्र मिला है यहाँ से, भाई कांसे को गला करके नई नई चीज़ें या नए नए पात्र या नए नए बर्तन या नए नए औजार बनाए जाते रहे होंगे, तो उसको गला करके ही बनाए जाते रहे होंगे, तो कांसा गलाने के लिए जो बर्तन होता है, पात्र होता है, वो भी यहाँ से मिला है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हम पढ़ रहे थे, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो कांसा धातु को प्रयोग करते थे, ठीक है, तो कांसा गलाने का पात्र मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरें तो हड़प्पा से मिली है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदाड़ो से मिली हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं। लेकिन अगर अभिलेख वाली मोहरें, यानी ऐसी मोहरें जिन पर कुछ न कुछ उत्कीर्ण हो या ऐसी मोहरें जिन पर कुछ न कुछ लिखा हो या कुछ जानकारी उस पर दी गई हो, तो ऐसी अभिलेख वाली मोहरें जो सबसे ज़्यादा मिली हैं वो हड़प्पा में मिली हैं। ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं, चाहे बिना अभिलेख वाली या अभिलेख वाली मिला करके, टोटल वो आपकी मोहनजोदड़ो में मिली हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों की मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों की मूर्ति का चित्र कहाँ पे मिला है, यानी कोई लेख या कह सकते हैं कोई मुद्रा पर एक अंकन किया गया है जिस पर एक स्त्री को दिखाया गया है, उसकी नाभि से पौधों को उपजते हुए या पौधों को निकलते हुए दिखाया गया है। संभवतः इस सभ्यता में इसको नाम दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा उर्वरता की देवी, ठीक है, उर्वरता की देवी इसको कहा गया है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर पूरा आपको ये लाइन न दे लिख करके, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उर्वरता की देवी की मूर्ति या उर्वरता की देवी का जो चित्र मिला है वो कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपनी आगे की चीज़ों की तरफ। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इसे इस पूरी सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा नगर माना जा सकता है। दूसरा स्थान हड़प्पा का आता है, ठीक है। तो आपसे अगर जनरली प्रश्न पूछा भी जाए कि इस पूरी सभ्यता का या पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो की अवस्थिति के बारे में बात करें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में रावी नदी के तट के आसपास इसकी अवस्थिति है, यहाँ पर ये पाया गया था। इसकी खोज की थी 1922 में राखल दास बनर्जी ने, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यह इस पूरी सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। वनडे एग्जाम्स के साथ साथ और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। इसके साथ साथ इसे और भी उपनाम दिए जाते हैं, जैसे सिंध का मरुस्थल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख अवशेष हमको मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो अवशेषों की बात करें तो सबसे प्रमुख प्रश्न यहाँ से आता है कि इस पूरी सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा स्नानागार या एक वृहद या विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है या इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा यहाँ से एक विशाल अन्नागार भी मिला है, ठीक है, विशाल अन्नागार भी मिला है। अब इन दोनों में आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों चीज़ें यहाँ से मिली हैं, विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार भी मिला है। और इस अन्नागार के बारे में ये कहा जाता है कि ये मोहनजोदड़ो
नगर की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। यानी मोहनजोदड़ो में अगर कोई सबसे बड़ी इमारत थी तो वो थी अन्नागार। अन्नागार का मतलब है जो भी अन्न होता है, ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसको स्टोर करने की जगह, ठीक है, उसका एक स्टोरेज रूप में यहाँ पे बनाया गया था, उसी को अन्नागार नाम दिया जाता है। तो यह अन्नागार इस मोहनजोदड़ो स्थल की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जिन जिन पॉइंट्स को मैं यहाँ स्पेशल रूप से आपको बताता चलूँ कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आप याद करते चलें, तो वो आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने विशाल स्नानागार के बारे में बताया था मोहनजोदड़ो से, अब मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति, ये भी कहाँ से मिली है, कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति, ये भी आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से शिव का एक प्राचीन रूप माना जाता है पशुपतिनाथ, ठीक है, या पशुपति शिव, तो ये इसको शिव का प्राचीन रूप माना जा सकता है। पशुपति शिव की एक मोहर, यानी एक मोहर पर पशुपति जो आकृति मिली, ये नाम बाद में दिया गया है। एक जैसे मोहर होती है, मुद्रा होती है, या कोई भी करेंसी होती है, उसके ऊपर एक ऐसी आकृति बनी हुई है कि एक व्यक्ति पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसको पशुपति शिव के रूप के बारे में ऐसा समझाया गया है कि ऐसा माना गया है कि वो शिव का ही प्राचीन रूप है, ठीक है। तो ये पशुपति शिव की मोहर जो मिली है, इसमें ये जो शिव हैं ये पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, इनके चारों ओर कुछ जानवर जो है दिखाई देते हैं। इनके चारों ओर एक हाथी, एक गेंडा, एक बाघ की आकृति दिखाई देती है। इसके अलावा जो इनका आसन है, आसन के नीचे एक भैंसा नजर आता है उसमें, और इनके जो पैर जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पर दो हिरण जो है इस मुद्रा में या इस पूरी आकृति में दिखाए गए हैं। तो इतनी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, उस मोहर पर कुबड़ वाला बैल छपा हुआ है, ठीक है। तो कुबड़ वाले बैल की जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली है, वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, ये भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक सीप का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। इतनी चीज़ें आपको मोहनजोदड़ो से संबंधित याद रखनी है। तीसरा स्थल आपका आता है चन्हूदड़ो, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक स्थान पड़ता है सरकंड। इसके पास में सिंधु नदी के तट के आसपास इसकी अवस्थिति है। खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी 1931 में एन.जी. मजूमदार ने। एन.जी. मजूमदार ने चन्हूदड़ो स्थल की खोज की थी। अवशेषों की अगर बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से प्रमुख अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अवशेषों पर बात करने से पहले एक प्रमुख प्रश्न यहाँ से ये आ सकता है कि सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन किसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है, तो चन्हूदड़ो को कहा जाता है। औद्योगिक नगरी कहे जाने के पीछे सीधा सा रीजन आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कारखाने बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे या बहुत सारी चीज़ें बनाने के यहाँ से साक्ष्य जो है प्राप्त हुए होंगे, ठीक है। लिपस्टिक और श्रृंगार पीटिका का प्रमाण भी आपको चन्हूदड़ो से मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान भी यहाँ पर पाए गए हैं। इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, हाथी के खिलौने बनाने का कारखाना, गुड़िया बनाने का कारखाना, तो ये कई प्रकार के कारखानों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो एक प्रकार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो चन्हूदड़ो स्थान था या चन्हूदड़ो नगर था उसमें उद्योग धंधे अपनी बड़ी विकसित अवस्था में थे। तो कहीं ना कहीं इसी को आधार मानकर इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी इसको कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से वक्राकार ईंटों के प्रमाण मिले हैं और एक कांसे से बनी हुई बैलगाड़ी का प्रमाण भी यहाँ से देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आता है चौथा स्थान आपका लोथल। और लोथल ये इतनी बार पूछा गया है प्रश्न, लोथल वाला इतनी बार पूछा गया और यहाँ से जनरली ऊपर से ही प्रश्न उठा करके पूछा जाता है। और सामान्य रूप से क्या प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह स्थल था वो कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह स्थल, या फिर इसको प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। गोदीबाड़ा, इसको अगर हम जनरल रूप में कहें तो डॉकयार्ड जो होता है, जहाँ पर जो है जहाज होते हैं या कश्ती होती है या नाव जो होते हैं वो वहाँ पर क्या किए जाते हैं, रोकते हैं, एक तरह से स्टेशन, ठीक है। बंदरगाह नगर या बंदरगाह शहर कौन सा है, लोथल है, ठीक है। तो लोथल ये कहाँ पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पर इसकी अवस्थिति है,
ठीक है। इसकी खोज करी थी SR राव ने 1953-54 में इसको खोजा था। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी यही समझ में आ गई होगी कि यहाँ से बंदरगाह या गोदीवाड़ा के प्रमाण मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जाहिर सी बात है, जो विशेषताएं हड़प्पा में थी, जो विशेषताएं मोहनजोदड़ो में थी, या जिन जिन चीज़ों के प्रमाण लोथल और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, उनमें से बहुत सारी चीज़ों के प्रमाण हमको लोथल में भी देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, तो यहाँ से एक ये अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो बड़ी उन्नत अवस्था में था। इसके और उदाहरण यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको, जैसे यहाँ से ईरान की मुद्रा प्राप्त हुई है। ईरान यानी फारस में जो करेंसी चलती थी वो हमको कहाँ मिली है? गुजरात के लोथल में मिली है। तो यहाँ से ये स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार ईरान और फारस तक चलता था। ईरान और फारस से भी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। यहाँ से मिट्टी की जो एक मम्मी होती है, मम्मी का नाम आपने सुना होगा, जो मिस्र में जो राजाओं को एक तरह से राजाओं के शवों को सुरक्षित करने के लिए उनको उनके ऊपर कोई जैसे लेप होता था, औषधि वगैरह का लेप करने के बाद में उनको कपड़े से लपेट करके ताबूत में बंद करके गाड़ दिया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? मम्मी। तो मिट्टी की मम्मी का एक मॉडल यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का जो ट्रेड होता था वो हो सकता है मेसोपोटामिया या मिस्र के लोगों के साथ भी होता होगा। ठीक है, धान की भूसी के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं और संभवतः सबसे पहला चावल का प्रमाण, ठीक है, सबसे पहला चावल का प्रमाण भी लोथल से माना जा सकता है। युगल समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, युगल समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे। युगल का मतलब होता है जोड़ा, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री को एक ही कब्र में दफनाने, यानी एक ही साथ एक ही कब्र में दफनाने के प्रमाण भी हमको लोथल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से एक चित्रित मृदभांड मिला है। मृदभांड का मतलब होता है कि मिट्टी का कोई बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन जिसके ऊपर चित्रकारी की गई है और चित्रकारी में विशेष रूप से किसको दिखाया गया है? कौवा और लोमड़ी की जो है चित्र उस पर बने हुए हैं। इसका संबंध जो बहुत से इतिहासकार हैं या बहुत से जो पुरातत्वविद हैं वो किससे लगाते हैं? पंचतंत्र की कहानी से इसको रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप केवल इतना ही याद रखें कि चित्रित मृदभांड कहाँ पर मिला है? ये लोथल में मिला है, जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र बना हुआ है। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता को तुम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे या इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर जानने की कोशिश करोगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ब्रॉड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बृहद चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से बहुत चीज़ों को कम करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम UPPSC या किसी भी स्टेट PSC या UPSC के लिए पढ़ेंगे तो ये चैप्टर इतना बड़ा हो जाएगा। UPSC तो खैर बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये कह सकते हैं हम जैसे स्टेट PCS के लिए भी पढ़ेंगे तो बहुत सारा ये मतलब कह सकते हैं ब्रॉड चैप्टर हो जाता है, बहुत गहराई से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से जितना मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ ये सफिशिएंट है, इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब अगला स्थल आता है आपका सुरकोटदा। सुरकोटदा ये पड़ता है आपका गुजरात के कच्छ का रण, जैसे आपने सुना होगा गुजरात में है, तो कच्छ में ही ये पड़ता है सुरकोटदा। इसकी खोज की थी JP जोशी ने। ठीक है, JP जोशी ने इसकी खोज की थी 1960 में। अब यहाँ से कुछ जो चीज़ें मिली हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो यहाँ से पूछा गया है वो ये पूछा गया है, सुरकोटदा से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आता है अवशेषों से जुड़ा हुआ, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ पे मिली हैं, घोड़े के अस्थि पंजर किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से कलश शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कलश शवाधान मतलब जैसे किसी व्यक्ति को दफनाया गया और उसके साथ में एक कलश भी दफनाया गया जिसमें हो सकता है उससे जुड़ी हुई कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, तो इस तरीके से कलश समाधान का साक्ष्य भी सुरकोटदा से मिलता है। यहाँ पर जो बस्तियां पाई गई हैं वो प्राचीर युक्त हैं। प्राचीर युक्त का मतलब समझ रहे हैं, कैसे कोई बस्ती है या कोई कह सकते हैं कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के चारों ओर क्या है, उस कॉलोनी के चारों ओर एक दीवार है, दीवार से घिरी हुई कॉलोनी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्राचीर युक्त बस्ती। तो प्राचीर युक्त बस्ती यहाँ से पाई गई है। अब इसके बाद में कालीबंगा आता है। कालीबंगा जो स्थान है ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, इसकी खोज करी थी अमलानंद घोष ने 1951-52 में। ठीक है,
1951-52 में कालीबंगा की खोज हुई और एक सामान्य सा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। ये दोनों प्रश्न, जैसे मोहनजोदड़ो हम पढ़ रहे थे तो मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से कालीबंगा का अर्थ क्या है, इससे जुड़ा प्रश्न भी कई बार पूछा गया। तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा के बारे में एक और पॉइंट कि ये एक ऐसा स्थल है जिसको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में खोजा गया। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर 1951-52 में इसकी खोज हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद में इस पूरी सभ्यता में, इस पूरी सिविलाइजेशन में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो कालीबंगा था, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होनी है आपको, क्या यहाँ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है, हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। एक प्रश्न ये भी आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे पहले खुदाई किस स्थान की हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सबसे पहले खुदाई किस स्थान की हुई थी, और इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए तो वो रोपड़ की हुई थी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था, तो खोज तो लिया था कालीबंगा के, हाँ ये कालीबंगा स्थल है। और इस स्थल पर निश्चित रूप से जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है इसके कुछ ना कुछ अवशेष हो सकते हैं, इस तरीके से इसकी खोज करी गई थी। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में खोजा गया पहला स्थल था। लेकिन इसकी खुदाई जो है इसके काफ़ी बाद में स्टार्ट होती, करीबन 8-10 साल बाद इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी कालीबंगा की, लगभग 1960 के आसपास में इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया यह पहला स्थल था। अवशेष कहाँ मिले यहाँ से, और मैं फिर भी आपसे कहता चल रहा हूँ आपको सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, जो स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ आपको याद रखनी है। कालीबंगा से आपके एग्जाम में आ सकता है सबसे पहला जुता हुआ खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। अलंकृत फर्श मिला है, जैसे फर्श होता है, कमरे का फर्श होता है तो उस पर बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं या फिर डिजाइन बनी हुई हैं, तो उसको बोलते हैं अलंकृत चीज़ें। तो अलंकृत फर्श भी यहाँ से मिला है। यदि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता चलूँ सिर्फ आप उसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन चीज़ों को लिंक करने के लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल मैं सीधे सीधे की पॉइंट ही यहाँ पे लिख दूंगा, तो चीज़ें आप लिंक नहीं कर पाएंगे, आपकी समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। फिर तो फैक्ट्स तो बहुत सारी किताबों में चाहे जहाँ आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अलंकृत फर्श और बेलनाकार मोहरें, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, एकमात्र स्थान है कालीबंगा। ईंट का चबूतरा यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बच्चे की खोपड़ी का जो कह सकते हैं कंकाल, खोपड़ी का जो कंकाल है वो मिला है। और उस खोपड़ी के कंकाल में क्या है कि 3 छेद हैं, उस खोपड़ी में 3 छेद हैं। तो यहाँ से एक स्पष्टतया ये हम अनुमान लगाते हैं कि सबसे पहले जो शल्य क्रिया होती है, शल्य क्रिया मतलब हिंदी में कहते हैं शल्य क्रिया और अंग्रेजी में उसको ऑपरेशन वगैरह जैसे नॉर्मल नाम से आप जानते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन का प्रमाण, सबसे पहले शल्य क्रिया या ऑपरेशन का प्रमाण भी आपको कालीबंगा से मिलता है। यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें क्या है 3 छेद हैं। तो संभवतः इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको कोई परेशानी रही होगी और इसकी कोई शल्य क्रिया वगैरह करी गई होगी। लकड़ी की नाली, ठीक है। विश्व में ये पॉइंट है कि विश्व में एकमात्र स्थान ऐसा है, ये जो आपका कालीबंगा है, यहाँ से लकड़ी की नाली के प्रमाण मिले हैं। नाली जो बनाई जाती है घर से पानी निकालने के लिए वो काय की हैं, पत्थर की ना होकर के, ईंट की ना होकर के, वो किसकी हैं, लकड़ी की नालियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ दीवारों में दरार के अवशेष मिले हैं। अब दीवारों में दरार तो चाहे जहाँ पड़ जाती हैं, लेकिन जब पुरातत्वविद खोज करते हैं तो पूरे कह सकते हैं पूरी अच्छी तरह से गहराई से उस चीज़ की रिसर्च करी जाती है। तो यहाँ की जो दीवारों में दरारें पाई गई हैं वो भूकंप के कारण आई हुई दरारें हैं। तो यहाँ से एक ये भी प्रमाण मिलता है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले भूकंप का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा सकता है। मैंने दीवारों में दरार लिखा है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के सबसे पहले प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो वो कालीबंगा में मिले हैं, ठीक है। सरसों का प्रमाण यहाँ से मिला है। इसके अलावा ऊंट की अस्थियां मिली हैं यहाँ से। सिक्के पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे यह स्वतः अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक मतलब समझ रहे हैं, पूरी हड़प्पा सभ्यता, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को ही हम मातृ सत्तात्मक मानते हैं जनरली। जैसे मान लीजिए हम यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे होते तो सारा जो इसके बाद का, तो ये फैक्ट्स हैं, इसके बाद में जैसे हम पढ़ते तो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, सिंधु घाटी की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, इसके बारे में उनका धार्मिक जीवन कैसा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पृथक रूप से पढ़ रहे होते। और जब हम पृथक रूप से पढ़ते हैं, जब हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हमको यह पता चलता है वहाँ से कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था।
यानी मातृसत्तात्मक मतलब जैसे अभी अपने घरों में देखिए, नॉर्मली हम अपने और आपके घर में देखते हैं तो किसकी चलती है सबसे ज़्यादा, हमारे पिताजी की चलती है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि वो पितृसत्तात्मक समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ पर पिता की जो है बोलबाला ज़्यादा रहता है घर में, तो ये पितृसत्तात्मक समाज है। वहाँ पर जो माता होती थी वो श्रेष्ठ मानी जाती थी, इस वजह से कह सकते हैं सिक्कों पर माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं और समाज को मातृसत्तात्मक का दर्जा भी यहाँ से दिया जा सकता है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, ठीक है। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। एक पॉइंट मैं यहाँ से छोड़ चुका हूँ, मतलब छूट गया है मुझसे, उसको नोट कर लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा हो, कि सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ किसको कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ किसको कहा जाता है, तो जो सबसे पहले स्थल थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों स्थलों को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जैसे कि आपका जो दो स्थल मैंने बताए थे पहले, मोहनजोदड़ो और आपका दूसरा था हड़प्पा, तो हमने बताया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा, लेकिन ये भारत में सबसे बड़े स्थल नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्थान कहाँ पे पड़ते हैं, पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। भारत में पूछा जाए तो सबसे बड़ा स्थल, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी माना जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी। धौलावीरा, धौलावीरा ये भी गुजरात में पड़ता है। और धौला का मतलब क्या है, धौला शब्द कहाँ से आया, धौला शब्द आया धवल से। धवल जैसे हिंदी आप पढ़ते होंगे, धवल का मतलब होता है श्वेत, स्वच्छ, बिल्कुल स्पष्ट, ठीक है। धवल का मतलब सफ़ेद और वीरा का मतलब कुआं, सफ़ेद कुआं इसका शाब्दिक अर्थ है धौलावीरा का, याद रखेंगे। इसको जलाशय नगरी भी कहा जाता है, धौलावीरा को सिंधु सभ्यता की जलाशय नगरी कहा जाता है। संभवतः सबसे पहले क्रिकेट स्टेडियम का प्रमाण भी यहीं से मिलता है, धौलावीरा से। यहाँ बहुत बड़ा खेलने का मैदान जो है वो पाया गया है। और इस पूरी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खगोलीय वेधशाला भी कहाँ से मिलती है, आपको धौलावीरा से इसके प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से ये स्पष्ट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी जैसे हम ग्रह और नक्षत्रों के बारे में, अब तो साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन आज से कितने समय पहले, लगभग यहाँ से बात हो रही है, जिसका जो कार्यकाल था आपका, जो कह सकते हैं 2350 से लेकर के और 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, उसमें भी इन ग्रह नक्षत्रों की रिसर्च करी जाती थी। इनके लिए भी लैब या प्रयोगशाला या वेधशाला बनी हुई थी, उसके प्रमाण भी धौलावीरा से मिलते हैं। अब आता है अगला स्थान बनावली। बनावली हरियाणा में है और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट एक ही प्रश्न बनता है कि हल्का खिलौना, ठीक है, हल्का खिलौना, हल्का मतलब हल्का नहीं, हल खिलौने के रूप में, ठीक है। यानी एक खिलौना जो किसकी आकृति का है, हल की आकृति का है। तो खिलौने की आकृति का जो हल प्राप्त हुआ है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। जनरली जो शुरुआत के 4-5 स्थान हैं उनको हमको बड़ा डीप पढ़ना पड़ता है किसी भी एग्जाम के लिए। जो शुरुआत के 4-5 स्थान हमने पढ़े थे, हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदड़ो पढ़ा, ठीक है, सुरकोटदा पढ़ा, राखीगढ़ी पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ती है। इसके बाद में स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। तो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं उनको हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमको काम है। तो बनावली है, बनावली से एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है और जो पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बहुत कम, या मैं ऐसे कह सकता हूँ ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो बनावली से जो मिला है वो खिलौने के रूप में एक हल मिला है। रंगपुर ये गुजरात में है, यहाँ से क्या क्या मिला है, ईंट का दुर्ग और चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। रोपड़ पंजाब में पड़ता है आपको, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के, मतलब कुत्ते का शव यहाँ पे उसके अवशेष मिले हैं, यानी मनुष्य के साथ कभी कुत्ते को दफनाया गया होगा तो उनके कंकाल या उनके कंकालों के अवशेष मिले हैं, ये रोपड़ से मिले हैं। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से एक तांबे का रथ मिला है। बालाकोट ये भी बंदरगाह नगर माना जाता है। जैसे लोथल हम पढ़ रहे थे वो भी गोदीवाड़ा का साक्ष्य वहाँ से मिला था, बंदरगाह नगर उसको माना जाता है, लेकिन वो इंडिया में है। और ये बालाकोट कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर माना जाता है, ठीक है। अब ये तो जनरल जो स्थानों के बारे में हमको बात करनी थी वो स्थानों के बारे में बात होगी, इसके बाद में हम और स्थानों के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको भी शुरुआत में कहा था, जब हम यूपीपीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो हमको हड़प्पा सभ्यता का जो आगे का कहानी है यहाँ से
सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, धार्मिक जीवन कैसा हुआ करता था, राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था, ठीक है, इसके बारे में हमको पृथक से पढ़ना पड़ता। अब उन सभी चीज़ों में से जो की पॉइंट निकल करके आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे पहला है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, जैसे तांबा, कांसा या कोई और धातु दे दी, और तीसरी धातु लोहा दे दी, और फिर कह दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या छांटेंगे उसमें से, तो लोहा था, लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। इसके अलावा समाज मात्र सत्तात्मक था, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन आपको कर ही चुका हूँ। मंदिर के प्रमाण पूरी सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, ठीक है, कोई भी मंदिर का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। वृक्ष पूजा के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा जिनका जो पूरा कह सकते हैं जीवन यापन का जो आधार था, मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर डिपेंड था, पशुपालन, कृषि और इनका जो भी ट्रेड होता था, उद्योग धंधे थे, जो भी व्यापार संबंधी चीज़ें होती थी उस पर डिपेंड था, पशुपालन, कृषि और उद्योग। और यहाँ पर वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास गेहूं और मुझे चीनी चाहिए, और आपके पास चीनी है, मेरे पास गेहूं है, तो मैं क्या करूंगा, भाई मुझसे गेहूं ले लो और मुझे चीनी दे दो। उसको गेहूं की ज़रूरत है क्योंकि उसके पास चीनी है, तो मुझे चीनी देगा और अपने यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए मुझसे गेहूं ले लेगा। तो वस्तु के बदले वस्तु, इसका मतलब है वस्तु का विनिमय, ठीक है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। अब आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बस थोड़ा सा और 2-4 पॉइंट बचे हैं, उनको और देख लेते हैं, इसके बाद में आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो अधिकांश मोहरें बनी होती थी वो किस चीज़ से निर्मित की जाती थी, ठीक है। हड़प्पा की जो मुद्रा थी, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा या मोहरें जो थी, उनमें से अधिकांश मुद्रा या मोहरों का निर्माण सेल खड़ी के द्वारा किया जाता था, ठीक है, सेल खड़ी के द्वारा किया जाता था। एक और प्रश्न है कि हड़प्पा के जो लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस लिपि का उपयोग करते थे, तो उस लिपि को हम कहते थे चित्रलेखात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि भी इसको कहीं कहीं पर कहा जाता है। तो ये जो लिपि है ये अब तक अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। जनरली यहाँ से जो प्रश्न बनता है लिपि से, तो लिपि का नाम नहीं पूछता है आपको, आपसे ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं, तो इसको कैसे लिखते थे। सबसे पहले दाहिनी तरफ से ये स्टार्ट होती थी, जैसे मैं इधर से लिखना स्टार्ट करूँ, इधर से मैं लिखते हुए चले आया, मैंने यहाँ तक लिखा, तो मैं दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आया। अब मैं जो स्टार्ट करूँगा तो फिर दाहिने नहीं जाऊँगा, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ तक आया, अब यहाँ से फिर मैं इधर की तरफ गया, फिर इधर से इधर की तरफ गया, ठीक है, फिर इधर से, तो इसी तरह से, यानी पहले यहाँ से दाहिनी तरफ से बाईं तरफ चले, फिर बाईं तरफ से दाहिनी तरफ चले, फिर दाहिनी तरफ से फिर बाईं तरफ चले, इसी तरीके से इसका जो क्रम था वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये चीज़ आप देखेंगे। ज़्यादातर मुहरें जो हैं यहाँ की वो चौकोर हैं, ठीक है, हड़प्पा की जो ज़्यादातर मुहरें हैं वो कैसी हैं, चौकोर हैं। और एक और प्रश्न है कि घरों के दरवाजे, हड़प्पा सभ्यता में जो घरों के दरवाजे होते, जनरली देखेंगे हमारे घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, जहाँ पर रोड होता है, जहाँ पर मार्ग होता है, जहाँ पर गली होती है, जहाँ पर रास्ता होता है, उस रास्ते की तरफ हमारे घरों के दरवाजे खुलते हैं। जनरली हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, जो घरों के दरवाजे होते थे सड़क की ओर यानी मुख्य मार्ग की ओर न खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है। इसमें से अपवाद एक ही है लोथल, केवल लोथल में घरों के जो दरवाजे पाए गए हैं वो केवल मुख्य द्वार की तरफ पाए गए हैं। बाकी पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो जितने घर बने होते थे, जब पूरी जो नगर नियोजन की जो पद्धति हुआ करती थी उसमें जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। एक और यहाँ से पूछा जाता है कि टेराकोटा किसको कहते हैं, ठीक है। टेराकोटा जो टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आता है टेराकोटा, इस टेराकोटा का मतलब क्या है, वो आग में जो पकी हुई मिट्टी होती थी उसको हम कहते थे टेराकोटा, ठीक है। तो आपका जो आर्थिक जीवन, धार्मिक, सामाजिक जीवन में से जो भी प्रमुख की पॉइंट निकल के आए तो वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा लास्ट में ये पूछा जाता है, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए, जब हम पढ़ ही रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन तो जानने में क्या हर्ज है, जानने में क्या ही हर्ज है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किस तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो गई सभ्यता, कैसे नष्ट हो गई। इसमें अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग पुरातत्वविदों के अलग अलग मत निकल करके आते हैं। कोई कहता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था यहाँ पे, ठीक है, आर्यंस अटैक।
कोई आर्यों का आक्रमण मानता है इसके पतन का विषय, कोई कहता है यहाँ पर कोई महामारी फैली होगी और उस महामारी के कारण पूरी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई होगी, कोई कहता है कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से जो है इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, कोई कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। तो इस तरीके से अलग अलग कारण यहाँ पर जो है वो हड़प्पा सभ्यता के देखने मिलते हैं। ये अलग अलग यहाँ से इतिहासकार जो हैं इसके अलग अलग मत देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, ठीक है। लेकिन जनरली जो इसका जो सर्वमान्य मत माना जाता है, सर्वमान्य मत जो इसका माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, तो सबसे ज़्यादा जो इतिहासकार हैं या सबसे ज़्यादा जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई थी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकती है, जैसे बाढ़, ठीक है, या फिर कोई भूकंप वगैरह, या प्राकृतिक आपदा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इतिहासकार हैं या सबसे ज़्यादा जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना ये है कि इस हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से हुआ था। तो आज हमने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और पसंद आना भी चाहिए। लेकिन आपको एक काम करना है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस क्लास को देखने के बाद में, इस क्लास को पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद में, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने के बाद में आपकी जो भी फीडबैक रहती है, लास्ट में जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है वो देना न भूलें, क्योंकि रिस्पॉन्स और आपकी फीडबैक ही वो चीज़ है जिससे आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। लगातार धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 3 वीडियो आपको डेली मिलती रहें, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ही आपको पर डे 2 से 3 वीडियो मिलती रहेंगी और जल्दी से जल्दी जो आपका सिलेबस है वो ख़त्म करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।